नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी क्लास नंबर 31 की बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 25 प्रश्न की यह क्लास रहेगा, यह सेशन रहेगा। और आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है प्राकृतिक, ठीक है, आपदा प्रबंधन से संबंधित आपका जो है ये कंसेप्ट रहने वाला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है, और अंत में बताना है कि 25 में से आपका कितना स्कोर है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? केबल का टूट जाना, टावरों की ऊंचाई में कमी, संचार टावरों की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, वह होता है केबल का टूट जाना। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापा जाता है? जो सोनामीटर होता है या सोनार मीटर जिसे बोलते हैं, तो इसे सोनामीटर भी बोलते हैं। तो समुद्र तल से क्या नापते हैं? बाढ़ नापते हैं, सूखा नापते हैं, चक्रवात नापते हैं, सुनामी नापते हैं। तो जो सोनामीटर होता है दोस्तों, उसको समुद्र तल में क्या नापा जाता है? समुद्र में क्या आती है? समुद्र में क्या आता है दोस्तों? समुद्र में सुनामी आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका स्कोर क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा तरंग का नाम बताइए जो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हो। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, या टी तरंग। तो दोस्तों पी मतलब होता है प्राइमरी, प्राथमिक तरंग। एस मतलब होता है कौन सा? सभी लोग बताएंगे। पी मतलब प्राथमिक होता है, और एस मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे प्राथमिक, और एस मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, एस मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंग की बात करेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, जिस तरंग का वेग सबसे ज्यादा होगा, जी हाँ दोस्तों, जिस तरंग का वेग सबसे ज्यादा होगा वो तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो किस तरंग का सबसे वेग ज्यादा? वह हमारी प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग का वेग जो है दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, और इसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि इनमें संचरण जो होता है दोस्तों, वह कणों का दोलन एक ही सीध में होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और अगले प्रश्नों में इसके जो क्वेश्चन है तरंगों से रिलेटेड पी और एस तरंगों को डिटेल के साथ जानेंगे। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? आप लोग जब देखते होंगे भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं, अनुकेंद्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जायसवाल सर का सभी लोग नमन स्वीकार कीजिएगा। जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। आई होप दोस्तों सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पर पृथ्वी पर स्थित को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? उसको अभिकेंद्र कहते हैं। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र को भूकंप केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं दोस्तों, एपिसेंटर कहते हैं। और ज्यादातर स्थितियों में भूकंपों को अभिकेंद्र के नजदीक स्थित जगह के नाम से ही जाना जाता है। उत्तरकाशी, चमोली, भुज, लातूर, मुजफ्फराबाद तथा गोरखा, ये सारे हमारे भूकंप से आप लोग, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? मेरे प्यारे मित्रों, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, जी हाँ, जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? यानी भूकंप की माँ क्या कहलाएगी? हमारी जो हमारे माँ होती है, माँ हमें जन्म देती है, उसी तरह भूकंप को जन्म देने वाली आपका भूकंप केंद्र, अभिकेंद्र
या कहलाता अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता दोस्तों भूकंप का केंद्र कहलाएगा। माँ जगत जननी सभी लोग जानते हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? अभी हमने पिछले ही बात किया था, पी प्राइमरी और एस सेकेंडरी ये दो तरंगे आपने जान लिया, और एक आपने जाना होगा एल और आर, ये दो तरंगे होती हैं, लेकिन वो तरंग आपने नहीं देखा होगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका यह भूकंपीय तरंग नहीं होगा। प्राथमिक तरंगे दोस्तों, इनका प्राइमरी जो आपके वेव्स होती हैं, इनका वेग जो होता है 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, सभी लोग नोट कर लेंगे। द्वितीयक तरंग यानी एस तरंग सेकेंडरी वेव्स का जो वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और एल और आर तरंगे जो होती हैं इनका वेग सबसे कम होता है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है, और यह सर्वाधिक विनाशक तरंग भी होती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद ये भी है, रेल दुर्घटना, ये तीनों जो है मानव जनित आपदा हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ आना है, सूर्य की भीषण गर्मी है, या विनाशकारी समुद्री लहर है? तो सुनामी क्या है? आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनामी एक क्या है दोस्तों? सुनामी एक विनाशकारी एक समुद्र की लहर होती है। क्या होती है? समुद्र की लहर होती है, और समुद्री लहर जब धरती पर हिलती है तो भूकंप आता है। दोस्तों, विनाशकारी समुद्र लहर है, जब धरती हिलती है तो क्या होता है? भूकंप आता है, और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो वह सुनामी का नाम ले लेती है, सुनामी का रूप ले लेती है और सुनामी बन जाती है। यानी समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है, और समुद्री तूफान को जापान में सुनामी कहा जाता है। और इसके अलावा जमीन धंसना, ज्वालामुखी फटना, किसी तरह का विस्फोट या कभी कभी उल्कापात के असर से को सुनामी लहरें उठती हैं, इसका रीजन है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। बिहार में दोस्तों भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008, 1997। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं 1934 की बात कर रहे हैं दोस्तों। भूकंप में बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में आया था, और 15 जनवरी को 8.5 तीव्रता भूकंप आया था, और उस समय बिहार में 71, जी हाँ 7,153, और नेपाल में 8,519 लोगों की मृत्यु हुई थी, और बिहार का मुंगेर और नेपाल का भटगांव शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे। भूकंप किस प्रकार का आपदा है दोस्तों? वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, महामारी है? तो सभी लोग जानते हैं भूकंप एक ऐसा आपदा है, भूकंप एक दोस्तों यह प्राकृतिक आपदा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, जब महाराष्ट्र में एक भूकंप आया था उसका मुख्य रीजन क्या था, कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, या कोयना बांध का निर्माण? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? वहां पर कोयना बांध का निर्माण किया जा रहा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब आप लोगों के इलाके में अगर बाढ़ आती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए प्यारे मित्रों? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में जाएंगे? तो आप क्या जहां जाएंगे दोस्तों, उम्मीद है कि ये भूकंप कभी ना आए हमारे देश में, हो सके तो विश्व में ना आए, अगर आता भी है तो सुरक्षित जगह में आपको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर देखें, क्योंकि बाढ़ है, और बाढ़ जब आती है तो ऊंची स्थान पर पानी नहीं जाता है, पहले निचले स्थान पर पानी आता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग देखते होंगे मुंबई शहरों, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो पुराने मकान ढह जाते हैं, ठीक है, उनमें जो दब जाते हैं, तो दबे हुए जो लोग होते हैं उनसे पता लगाना हो कि कितने लोग दबे हैं, कहाँ पर है, तो वहाँ पे उठाया जाए उस सामान को, उनको निकाला जाए, मलबा को निकाला जाए, उसमें से व्यक्ति जो दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। तो दोस्तों वह आपका क्या दूरबीन है, इंफ्रारेड कैमरा है, हेलीकॉप्टर है, या टेलीस्कोप है?
तो देखिए दोस्तों, हमें अंदर के निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तो ऊंचाई के लिए चाहिए या जल्दी पहुंचने के लिए चाहिए। टेलीस्कोप होता है सूक्ष्म को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को, ठीक है, उनको देखने के लिए होता है। दूरबीन होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। लेकिन मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाना है तो उसका इंफ्रारेड एक कैमरा होता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। जायसवाल सर का सहयोग करते जाएं, इस परिवार को सहयोग करते जाएं। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। और अगला प्रश्न आ चुका है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या प्रश्न पढ़ते नहीं, ये ध्यान दिए, अरे आग से जलना है, अरे कोई व्यक्ति आग से जलेगा तो उसको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम पूरा प्रश्न पढ़ते क्यों नहीं भैया? मैं ये कहता हूँ पूरा प्रश्न पढ़िए पहले, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन पाना है, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं है। हमें 150 में 140 क्वेश्चन अगर अटेंड करते हैं तो उनमें से हमें क्या है 130 या 125 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार यह है कि उसमें क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीविजन या आपका टेलीफोन कह दें, स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी या रेडियो। सभी लोग कमेंट करेंगे। वॉकी टॉकी रेलवे में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में, आरपीएफ में, ये सारी चीज़ें आप लोग देखी होंगी, जो एक छोटा मोबाइल जैसा ले रहते हैं वो उसी को वॉकी टॉकी बोलते हैं। और जो भी आपके ड्राइवर रेलवे इंजन वाले लिए रहते हैं, गार्ड लिए रहते हैं रेलवे, ठीक है, पूरा रेलवे आपका वॉकी टॉकी से चलता है, जो सारी चीज़ें। और संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हमारा क्या कहलाता है? स्मार्टफोन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वैकल्पिक संचार साधन, देखिए रेडियो एक वैकल्पिक होता है, हैम रेडियो होता है, उपग्रह संचार, लेकिन अंतरिक्ष जो है यह वैकल्पिक संचार साधन में नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सभी प्यारे मित्र, उम्मीद है वीडियो लाइक कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर को सपोर्ट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा है, भूकंप है, लेकिन आतंकवाद जो आता है यह दोस्तों हमारा मानव जनित आपदा कहला जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्यारे मित्रों, सभी लोग वीडियो लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोलते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या सभी के लिए होता है? अब आपका कमेंट तय करेगा, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग जो है किस लिए होता है दोस्तों? तो दूर संचार के लिए भी होता है, संसाधनों की खोज के लिए भी होता है, और मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, अर्थात सभी के लिए होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर भूकंप प्रभावित है? अगर हम प्रश्न आ गया कि भूकंप प्रभावित में बताइए भारत का कितना प्रतिशत भाग है? 16%, 56%, 80%, 24%। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर है 60% के लगभग। भारत में जो है 60% के लगभग भूमि जो है भूकंप प्रभावित है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 60% के लगभग आपका जो नज़दीक 56% है, ये 60 के आसपास है, तो यही सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भू जलवायु परिस्थितियों के कारण जो है भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है, और यहाँ पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम बात है। और भारत के लगभग 60% भूभाग में विभिन्न क्या है प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन का है? वर्तमान, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग देने वाला जो साधन है वह सभी लोग जानते हैं, वह आपका कौन सा है दोस्तों? हम बात करेंगे मोबाइल की बात करेंगे, जिससे आप वीडियो देखते हैं, जिससे हम वीडियो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वह यही साधन है दोस्तों जो इस परिवार को जोड़ के रखता है, हमें और आपको जोड़ के रखता है, वह मोबाइल स्मार्टफोन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा के लिए, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए, सुनामी के लिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना अपना ओपिनियन फीडबैक करते जाएंगे, और अंत में बताना भी है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, कि 25 में से आपका स्कोर क्या है। अपना स्कोर जरूर, ठीक है, यहाँ पे कमेंट करें। और बात करें दोस्तों रिंग बांध के लिए किसके लिए उपयोगी है? सूखा, चक्रवात, बाढ़, सुनामी। तो आपका जवाब क्या आएगा कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं बांध है, बांध यानी किसके लिए होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, बाढ़ की बात कर रहे हैं।
बांध ये मत समझ लीजिएगा कि बांध बनाने से पानी रुकेगा तो सूखा के लिए है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह बाढ़ के लिए उपयोगी होता है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जो भवन निर्माण होता है, मकान बनाए जाते हैं, तो भूकंप संभावित, जहां पर भूकंप की संभावना होती कि यहां पर भूकंप आ सकता है, तो उस इलाके में जो है भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आकृति? या आपके अंडाकार यानी ऐसे अंडाकार होता है, ऐसी आकृति होनी चाहिए, या आपकी त्रिभुजाकार आकृति होनी चाहिए घर की, या आपकी चौकोर बिल्कुल होना चाहिए जिसे हम वर्ग बोलते हैं, चारों भुजाएं बराबर, या आयताकार? देखिए दोस्तों, भूकंप संभावित में आपके कैसी आयताकार घर होना चाहिए, चाहे ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दें, आयताकार आपका क्या होना चाहिए, क्या है, घरों की आकृति होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र हैं रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर या थर्मामीटर। तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, हम रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे और इसके बाद आपको एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। सभी को पता है अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है दोस्तों। किसी स्थान पर उच्च ज्वार जो ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? आप लोग देखते होंगे किसी स्थान पर जो उच्च ज्वार जहां पर आता है, उच्च ज्वार भाटा जहां पर आता है, तो इनमें अंतराल कितने होता है? 12 घंटे का, 12 घंटे 26 मिनट, 15 घंटे 30 मिनट, ये 24 घंटे का। तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो वह होता है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। और ये आपका मॉक क्वेश्चन है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मॉक क्वेश्चन आ चुका है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार होता है, जिसका मुझे था इंतजार, वो क्वेश्चन आ चुका है तैयार। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और अंत में सभी लोग कमेंट भी करेंगे 25 में से कितना स्कोर है दोस्तों। क्षुद्रग्रह जिसे हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। क्षुद्रग्रह दोस्तों एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? जो क्षुद्रग्रह आपका है ये सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाता है? पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, शनि और वरुण के बीच। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मॉक क्वेश्चन होता है। आप फटाफट कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।